दोस्तों, मैं आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 10वीं, 12वीं और हिंदी सब्जेक्ट से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेसिक जानकारी प्रदान करेगा। तो आइए चलते हैं वीडियो पर, थोड़ा कुछ इस नोट्स पर चर्चा कर लेते हैं। चूँकि मेरा एक उद्देश्य है वीडियो बनाने का। ऐसे तो हिंदी का कोई और छोर नहीं है, जितना पढ़िए उतना ही कम है। लेकिन एक स्मार्ट अध्ययन करिए, वही पढ़िए जो काम की चीज़ें हों और जो आपकी परीक्षा में आपके आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। इतिहास की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। इतिहास शब्द इति धन अस के योग से बना है। इति का अर्थ है समाप्त, आ का अर्थ होता है निश्चित, इसका अर्थ होना, अर्थात जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। शब्दकोश के अनुसार इतिहास का अर्थ ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इतिहास की परिभाषा है महर्षि वेदव्यास के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्तम मिति इतिहास प्रचक्षते। अर्थात ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों का समन्वय किया जाता है तथा जिसमें पूर्व में घटित हो चुकी घटनाओं का समावेश किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। प्रोफेसर कार्लाइल के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो पूर्वजों द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। साहित्य शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। साहित्य शब्द धन हित धनैया के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिश्रण। अर्थात गद्य पद्य के समेकित रूप को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य की परिभाषाएं शब्दकोश के अनुसार किसी भी व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण करना ही साहित्य कहलाता है। आज प्रसिद्ध आलोचक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि इन चित्रवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, वैसे वैसे ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक एवं चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां। किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखने के लिए प्रमुखतः निम्न 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति और चौथा विधेयवादी पद्धति। इन चारों पद्धतियों में विधेयवादी पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। वर्णानुक्रम पद्धति से इस पद्धति में कवियों या लेखकों को उनके वर्णमाला कालक्रम के अनुसार स्थान दिया जाता है। जैसे जिस अक्षर से उनका नाम होगा, उसी क्रम में उनको साहित्य के इतिहास में स्थान दिया जाएगा। गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास को इसी वर्णानुक्रम पद्धति से लिखा है। कालानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में कवियों, लेखकों को उनके कालक्रम, जन्म समय के अनुसार स्थान दिया जाता है कि कौन कब जन्म लिया, उसके अनुसार उनको इतिहास में स्थान दिया गया। इस प्रकार का इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने लिखा। वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति में कालानुक्रम का ध्यान रखने के साथ साथ पूर्णतः तटस्थ एवं निष्पक्ष होकर तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है। इस प्रकार के इतिहास का लेखन गणपत चंद्रगुप्त, हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। विधेयवादी पद्धति, जो कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। इस पद्धति में कालक्रम का ध्यान रखने के साथ साथ कवियों की शिल्पगत
एवं भावगत विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। कालक्रम का तो ध्यान रखा ही जाता, साथ में ही उनके लेखन का ढंग और उनके भावों का ढंग आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यह साहित्य लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में फ्रेंच विद्वान तेन इस पद्धति के सर्वप्रथम प्रयोग करता है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का आरंभिक स्वरूप। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वास्तविक शुरुआत तो 1839 से ही हुई मानी जाती है, परंतु इससे पहले भी अनेक ऐसी रचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे कि 84 वैष्णवन की वार्ता, गोस्वामी गोकुलनाथ या विठलनाथ ने लिखा, और 200 वैष्णवन की वार्ता ये भी गोसाई गोकुलनाथ जी ने लिखा। ये विठलनाथ के पुत्र थे और वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, पौत्र कह सकते हैं। भक्तमाल, नाभादास, वल्लभ दिग्विजय, यदुनाथ, कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, कविमाला हरिराय जिनका उपनाम तुलसी था, सुंदरी तिलक, हरिश्चंद्र, राग कल्पद्रुम, कृष्णानंद व्यास देव, विचित्रोपदेश, कक्षेदी तिवारी, विद्वान मोतरंगड़ी, सुब्बा सिंह, काव्य निर्णय भिखारी दास, भक्त नामावली ध्रुवदास, कवि नामावली सूदन, मूल गोसाई चरित तुलसीदास का वर्णन है, बाबा बेनी माधवदास, कवित्र रत्नाकर, माता दीन मिश्र। हिंदी साहित्य के आरंभिक 5 लेखक। सर्वप्रथम प्रयासकर्ता गार्सद तासी 1839, फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच भाषा में लिखा। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार शिव सिंह सेंगर 1883 में हिंदी भाषा में लिखा। सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 अंग्रेजी भाषा में कौन से गुप्त के अनुसार हैं। तो सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार मिश्र बंधु 1913 हिंदी भाषा में उन्होंने लिखा। सच्चे अर्थों में सर्वप्रथम परंपरागत इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि उन्होंने 1929 में लिखा। अन्य प्रसिद्ध 5 लेखक हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल 1921 में लिखा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1938 में लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 में उन्होंने इतिहास लिखा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त 1965 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, डॉक्टर नगेंद्र ने 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो सबसे पहले गार्सद तासी, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सद तासी ने किया। ये रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटेरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इसका मतलब है इस्तवार में इतिहास, लिटरेच्योर में साहित्य लिटरेचर, एंदुई में हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा। चूंकि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है तो हिंदी में इस प्रकार इसका अर्थ होगा। प्रकाशक कौन था? ए ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। प्रकाशन वर्ष, इस रचना का प्रकाशन निम्नानुसार 2 संस्करणों में एवं 5 भागों में हुआ है। प्रथम 2 भाग 1839 और 1847 में, द्वितीय संस्करण 3 भाग में 1870 और 1871 में हुआ। प्रमुख विशेषताएं, इस इतिहास के प्रमुख विशेषताएं क्या है? यह मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने अपने गुरु फैलन के सहयोग से इस रचना का तज़किरा सुआरा हिंदी से इसका उर्दू भाषा में अनुवाद किया। 1953 में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी संगरवारसड़े ने हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद के माध्यम से हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। महत्व इस इतिहास का क्या है? एक विदेशी विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सराहनीय प्रयास किया, जिसके कारण भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। कमियां क्या थी? इस रचना में इतिहास लेखन की सबसे निम्न स्तर वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। इस रचना काल में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया।
इस रचना में योगीन प्रवृत्तियों के विवेचन भी नहीं किया गया। सारांश में उपयुक्त कमियां होने के कारण इस रचना को वर्तमान में इतिहास की पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। आचार्य शुक्ल ने इस रचना की आलोचना करते हुए इसे वृत्त संग्रह मात्र कहकर कहा। विशेष तथ्य क्या है? फ्रेंच इन्होंने 738 कवि बताए टोटल इस पुस्तक में नाम दिया, जिसमें 72 हिंदी के कवि थे, 666 उर्दू के कवि। उर्दू करीमुद्दीन ने जो अनुवाद किया था, उन्होंने कुल कवि 104 बताए, जिसमें 60 हिंदी के थे और 944 उर्दू के कवि थे। हिंदी हिंदी भाषा में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो लिखा, जिसमें 300 टोटल 58 कवि थे, जिसमें 220 हिंदी हिंदी के कवि थे, 138 उर्दू के कवि थे। दूसरे इतिहासकार लेखक हैं डॉक्टर ठाकुर शिव सिंह सेंगर। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय विद्वान है। यहाँ से सर्वप्रथम भारतीय विद्वान शिव सिंह सेंगर को मानते हैं। रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, प्रकाशन वर्ष 1883, प्रकाशक नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। विशेषता क्या है? इस रचना में कुल 1033 कवियों लेखकों का विवेचन है। इस रचना में कवियों लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल एवं रचना काल का भी उल्लेख किया गया है, परंतु उसमें उल्लिखित तिथियां वर्तमान में स्वीकार नहीं की जाती। महत्व क्या है? इस रचना में तत्कालीन समय तक उपलब्ध हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारियों का एक जगह रख देने का सराहनीय प्रयास किया गया है। कमियां क्या हैं? गारसा दातासी की तरह इस रचना में भी इतिहास लेखन की निम्न स्तर की वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस रचना में उल्लिखित तिथियां केवल अनुमान पर आधारित मान जाती हैं। सारांश में शुक्ल ने इसे इस रचना को मात्र वित्त संग्रह कहकर पुकारा। विशेष तथ्य, इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत विक्रमी संवत 770 ईस्वी 713 से मानी जाती है, जिसके कारण एक कवि उस याफुंड को सर्वप्रथम हिंदी का कवि मानते हैं। तीसरे प्रमुख कवि हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहासकार ग्रियर्सन माने गए हैं। रचना का नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशक कौन? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। प्रकाशन वर्ष 1888, विशेषांक 1889 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। प्रमुख विशेषताएं, यह रचना मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। 1957 में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। इस रचना में कुल 952 कवियों या लेखकों का विवेचन है। इस रचना में केवल हिंदी से संबंधित कवियों को ही स्थान दिया गया। इस रचना में योगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का भी विवेचन किया गया है। इस रचना में संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम 1888 में यह रचना द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा पत्रिका के विशेषांग के रूप में प्रकाशित हुई थी। यह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ था। ये 4 भागों में विभक्त है यह पुस्तक। चारण काल, धार्मिक काल, प्रेम काल और दरबारी काल। काल विभाजन, सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का प्रयास करने वाले सर्वप्रथम विद्वान, यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन शुरू हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ही माने जाते हैं। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के निम्नानुसार 12 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विविध। ट्रिक दिया गया है चरण 15 जायसी ब्रज का मुगल तुलसी रीति, तो 18वीं कंपनी विक्टोरिया अज्ञात विविध। नोट, इन्होंने अपनी इस रचना को उपयुक्तानुसार 12 अध्यायों में विभाजित किया है। इन 12 अध्यायों को ही इनके काल विभाजन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इस काल विभाजन को वर्तमान में मान्य नहीं किया जाता। सारांश क्या है? इस रचना को भी वर्तमान इतिहास की पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को बड़ा वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा। अन्य विशेष तथ्य, जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी भाषा के विकास के लिए निम्नानुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए थे।
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण 1902 से 1909 तक, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, कुल 12 निबंध लिखे। इन 12 निबंधों का सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विशारद सभा वियना द्वारा किया गया। इन्होंने हिंदी भाषा को अंग्रेजों द्वारा अविष्कृत भाषा भी कहकर पुकारा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मानने वाले सर्वप्रथम विद्वान है, यही हैं जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ही माने जाते हैं। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य में समय अवधि सहित काल विभाजन करने की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार मिश्र बंधु माने जाते हैं। ग्राम इटौजा, जिला लखनऊ, यूपी में मिश्र ब्राह्मण गोत्र में जन्म लेने वाले 3 सगे भाइयों को ही मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। इनका नाम है पंडित गणेश बिहारी मिश्र, पंडित श्याम बिहारी मिश्र, पंडित सुखदेव बिहारी मिश्र। रचना का नाम मिश्र बंधु विनोद। प्रकाशन वर्ष प्रथम भाग 1913, द्वितीय भाग 1913, तृतीय भाग 1913 और चौथा भाग 1934। 3 भाग 13 में, 1 भाग 34 में एक ठीक है। प्रमुख विशेषताएं, इस रचना में लगभग 5000 कवियों का विवेचन किया गया, वास्तविक 4591। इस रचना में हिंदी के अनेक अज्ञात कवियों को भी शामिल किया गया। यह रचना मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा करवाए गए हिंदी ग्रंथों के खोज कार्य 1900 से 1922 के आधार पर रचित मानी जाती है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास भी इस रचना में पढ़ने को मिलता है। इस रचना में भी युगीन प्रवृत्तियों एवं प्रस्तुतियों का विवेचन किया गया है। काल विभाजन, इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नानुसार 8 कालखंडों में विभाजित किया है। आरंभिक काल विक्रमी संवत 700 से लेकर 1444 विक्रमी संवत, जिसको 2 भागों में पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल कहा गया में बांटा गया। 713 से 1343, 1344 से 1444। दूसरा भाग माध्यमिक काल, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, यह 1445 विक्रमी से 1680 विक्रमी तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1661 से 1680 ईस्वी तक। अलंकृत काल, जिसको रीत काल भी कहते हैं, 1681 विक्रमी से 1889 विक्रमी तक। पूर्व अलंकृत काल 1881 से 1720 विक्रमी तक। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी तक। परिवर्तन काल, जिसको आधुनिक काल भी कहते हैं, 1890 से 1925 विक्रमी तक। वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। निम्नलिखित 2 प्रमुख कारणों के कारण इस काल विभाजन को भी भारत वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता। इस काल विभाजन में हिंदी की शुरुआत 700 विक्रमी से मानी गई है, जबकि यह समय हिंदी का समय नहीं मानकर अपभ्रंश का समय माना जाता है। इस काल विभाजन में कालखंडों में विभाजन के नामकरण में ऐसे जैसे नहीं अपनाया गया। सारांश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी इतिहास के पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी है। आचार्य शुक्ल ने इस रचना को बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह या प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा है। अन्य विशेषता, मिश्र बंधु रचना के अलावा भी मिश्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न 1910 के नाम से अन्य रचनाएं प्राप्त होती हैं। इस रचना में हिंदी के निम्न 9 कवियों को नवरत्न कहकर पुकारा है: कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, चंद्रवरदायी, देव, बिहारी, भारतेंदु, त्रिपाठी बंधु, भूषण एवं पथराम। विवाद, देव या बड़े बिहारी। इस रचना में मिश्र बंधुओं ने देव कवि को बिहारी से भी बड़ा घोषित कर दिया था। इस विवाद में निम्न 4 विद्वानों ने भाग लिया। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक में देव कवि को बड़ा माना। पद्म सिंह शर्मा कमलेश बिहारी सतसई की भूमिका पुस्तक में बिहारी को बड़ा माना। कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी पुस्तक में देव को बड़ा माना तथा लाला भगवान दीन बिहारी और देव पुस्तक में बिहारी को बड़ा कवि माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्हीं का सर्वमान्य काल विभाजन माना जाता है, प्रामाणिक माना जाता है। के अर्थों में समयावधि सहित पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ काल विभाजन करने की परंपरा डालने वाले सर्वप्रथम विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही माने जाते हैं। जन्म 1884, मृत्यु 1941 ईस्वी। प्रमुख रचना हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशक नागरिक प्रचारणी सभा काशी, प्रकाशन वर्ष 1929। नोट, जनवरी 1929 में यह रचना नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित
हिंदी शब्द सागर ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष 1929 में इसे एक स्वर्ण पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया गया। 1940 में इस रचना को संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण प्रकाशित करवाया गया। प्रमुख विशेषताएं, इस रचना में लगभग 1000 कवियों का विवेचन किया गया। इस रचना में हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने वाले कवियों लेखकों को ही शामिल किया गया। कवियों के विवेचन में इन्होंने आधुनिक समालोचनात्मक शैली का प्रयोग किया। इस इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। आरंभ में यह रचना उन्होंने अपने विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य का इतिहास ज्ञान कराने के लिए नोट्स के रूप में तैयार की थी। इस पुस्तक की रचना में उनके मित्र केदारनाथ पाठक का भी सहयोग लिया गया था। काल विभाजन पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ, इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को पूर्ण वैज्ञानिकता के आधार पर 4 खंडों में विभाजित किया। वीरगाथा काल, आदिकाल 1050 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक, गद्यकाल, आधुनिक काल 1900 विक्रमी से 1984 विक्रमी तक। नोट, वीरगाथा काल को भी इन्होंने पुनः 2 भागों में विभाजित किया, अभ्रंश काल और वीरगाथा काल। अभ्रंश काल 1050 विक्रमी से 1200 विक्रमी तक और वीरगाथा काल 1200 विक्रमी से 1375 विक्रमी तक। हिंदी के प्रथम चरण को वीरगाथा काल नाम देने के लिए इन्होंने निम्नलिखित 12 पुस्तकों का प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को वीरगाथा काल नाम देने के लिए इन्होंने निम्नलिखित 12 पुस्तकों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। कौन से? पृथ्वीराज रासो, रचनाकार चंद्रवरदाई, विशल देव रासो, नरपतिनाल, परमाल रासो, जगनिक, अमीर रासो, सारंगधर, कुमार रासो, दलपत विजय, विजयपाल रासो, नल सिंह भट्ट, कीर्तिलता विद्यापति, कीर्ति पताका विद्यापति, पदावली विद्यापति, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मेंक जसचंद्रिका मधुकर कवि और पहेलियां अमीर खुसरो। पूर्व मध्यकाल जिसको भक्ति काल भी कहते हैं को उन्होंने निम्नानुसार 4 भागों में विभाजित किया। भक्ति काल को पहले निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी, फिर प्रेमाश्रयी, सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी धारा में इन्होंने विभाजित किया। गद्य काल या आधुनिक काल, इन्होंने निम्नानुसार 3 उपभागों में विभाजित किया है। प्रथम उत्थान काल भारतेंद्र युग, द्वितीय उत्थान काल द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान काल छायावादी युग। अन्य युग रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त पुस्तक के अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित रचनाएं लिखी: रस सिद्धांत, सैद्धांतिक समीक्षा, महाकवि सूरदास, व्यवहारिक समीक्षा, गोस्वामी तुलसीदास, चिंतामणि निबंध संग्रह 4 भाग में, विश्व प्रपंच, दर्शन शास्त्र से संबंधित रचना, मधुस्रोत काव्य रचना, जायसी ग्रंथावली संपादित रचना, काव्य में रहस्यवाद आलोचना, काव्य में विव्यंजनावाद आलोचना। इन्होंने कबीरदास की एक तरफ से उपेक्षा की है, अर्थात कबीरदास के जीवन को इन्होंने अत्यधिक संक्षिप्त वर्णन नहीं किया है। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित नागरी प्रचारणी नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादन में भी सहयोग किया था। अन्य प्रसिद्ध 5 लेखक रमाशंकर शुक्ल रसाल के रचना का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1921। काल विभाजन, इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को दोहरे नामों के साथ निम्नानुसार 3 भागों में विभाजित किया तथा प्रत्येक के 2 उपभाग किए। आदिकाल हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था, पूर्वार्ध आदिकाल 1000 से 1200 विक्रमी तक, उत्तरार्ध आदिकाल 1200 से 1400 विक्रमी तक, मध्यकाल हिंदी साहित्य की किशोरावस्था, पूर्वार्ध मध्यकाल 1400 विक्रमी से 1600 विक्रमी तक, उत्तर मध्यकाल 1600 विक्रमी से 1800 विक्रमी तक, आधुनिक काल हिंदी साहित्य की युवा अवस्था, परिवर्तन काल 1800 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक, वर्तमान काल 1900 से अब तक। अन्य विशेष तथ्य, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जय काव्य काल नाम से, रीतकाल को कला काल नाम से पुकारा। इनके द्वारा रचित 2 अन्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं: साहित्य प्रकाश, साहित्य परिचय। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रचना का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1938। काल विभाजन, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन का अनुसरण करते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नानुसार
4 खंडों में विभाजित किया। संधिकाल एवं चारण काल 750 विक्रमी से 1375 विक्रमी, संधिकाल 750 से 1000 विक्रमी तक, चारण काल 1000 से 1375 भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक, रेति काल 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल 1900 विक्रमी से अब तक। अन्य विशेष तथ्य, इनकी रचना एक आधुनिक रचना मानी जाती है। इसमें केवल आदिकाल एवं भक्ति काल का ही विवेचन किया गया है। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य नाम से तथा प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्यधारा के नाम से पुकारा। एक प्रश्न पूछा जाएगा, संत काव्यधारा नामकरण किसने किया? तो राम कुमार वर्मा जी ने। और प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्यधारा का नाम किसने दिया? तो राम कुमार वर्मा जी ने। इनको हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। एकाकी नहीं होता, हिंदी होगी, एकांकी का जनक कहा जाता है। तो ये एकांकी सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य की शुरुआत 750 विक्रमी से मानी, जिसके कारण अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे। इन्होंने हिंदी छायावाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण इनकी छायावाद की लघुत्रयी में शामिल किया जाता है। लघुत्रयी के 3 कवि हैं, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और अर्थात वर्मात्रय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 में प्रकाशन हुआ। काल विभाजन, इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को निम्नानुसार 4 कालखंडों में विभाजित किया। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, रीतिकाल 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से अब तक। विशेषतः ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक अवधारणाओं को उन्होंने सटीक प्रमाणों के साथ खंडन किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को सर्वप्रथम आदिकाल नाम प्रदान किया था, जिसे आज सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अधिक विरोधों एवं व्यवघातों का युग भी कहकर पुकारा। इनको द्वारा रचित आलोक पर्व निबंध संग्रह रचना के लिए उन्होंने 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था। उन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना। प्रसिद्ध कथन, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। यह नोट हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोस्वामी तुलसीदास की प्रशंसा में लिखा। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त सीकर इनका जन्म स्थान है। रचना का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 खंडों में विभाजित है। प्रकाशन वर्ष 1965। काल विभाजन, प्रारंभिक काल या शून्य काल 1884 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1857 से इस तक। अन्य विशेष तथ्य, इन्होंने मध्यकालीन साहित्य को निम्नानुसार 3 श्रेणियों में विभाजित किया: धर्माश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य। इन्होंने जैन कवि शैलभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। जन्म के अनुसार परे शेखावटी राजस्थान संबंधित प्रसिद्ध इतिहासकार माने जाते हैं। जन्म स्थान मंडावरा, खाटू श्याम जी, 1928। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा एवं महाकवि बिहारी विषय पर इनको PhD की उपाधि प्राप्त हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र, रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1973। काल विभाजन, आदिकाल 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, 1350 से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, 1857 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल के उपभाग, पुनर्जागरण काल, जिसका दूसरा नाम भारतेंद्र युग है, 1857 ईस्वी से 19 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, जिसका दूसरा नाम है द्विवेदी युग, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। छायावादी काल, 1918 से 1938 ईस्वी तक। छायावादोत्तर काल, 1938 से अब तक। प्रगति या प्रयोग काल, 1938 से 1955 ईस्वी तक। नवलेखन काल, 1953 से अब तक। अन्य विशेष तथ्य, रेत काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर इनको 1948 ईस्वी में PhD हुई। हिंदी साहित्य का वास्तविक एवं आदर्श काल विभाजन जो सर्वमान्य है, हर जगह माना जाता है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल
1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल का विभाजन: भारतेय युग, पुनर्जागरण काल 1850 से 19 ईस्वी तक। द्विवेदी युग, जिसका दूसरा नाम जागरण सुधार काल है, 1900 से 1920 ईस्वी तक। छायावादी काल, प्रसाद पंत निराला का युग, 1920 से 1936 ईस्वी तक। प्रगतिवादी काल से साम्यवादी युग भी कहते हैं, 1936 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी काल, प्रयोगवाद काल, तार सप्तक या गेय युग, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। नवलेखन काल, नई कविता, 1953 से अब तक। यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ उपयोगी सामग्री को आपके सामने रखना है। आपको पढ़ना, आपको नोट्स बनाना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।